हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री के आवास स्थान को साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो हमको बताना था उसमें कि जो प्रधानमंत्री जी का जो घर है यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उनके घर यानी कि उनके कॉम्प्लेक्स को जाना जाता है पंचवटी नाम से। ठीक है, तो ये था कल के क्विज क्वेश्चन के बारे में। अब आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। तो हमको बताना है कि लद्दाख में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। तो हमारे करंट अफेयर का पहला सवाल है कि गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो हमको बताना है कि जो गुजरात के गिर के जंगलों में जो एशियाई शेर पाए जाते थे तो उनकी संख्या 2015 के मुकाबले अब बढ़कर कितनी हो गई है। तो यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर हो गई है 674 यानी कि 674। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 सालों में 29% बढ़ी है और बढ़कर कितने हो गई है। तो 2015 में इनकी संख्या थी 523। ठीक है, और अभी 2020 में इनकी संख्या कितनी हो गई है 674 यानी कि 674 हो चुकी है। और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है। तो समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए यानी कि इनके वेलफेयर के लिए एक समिति का पुनर्गठन किया है यानी कि समिति बनाई है। तो उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो यहाँ पर उस समिति के अध्यक्ष होंगे जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो गृह मामलों के राज्य मंत्री जिनका नाम है जी किशन रेड्डी अध्यक्ष होंगे और देश भर के 9 प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी इसके सदस्य होंगे। और अगर यहाँ पर बात करें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जो जीवित स्वतंत्रता सेनानी है उनके और उनके परिवार के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है, गृह मंत्रालय के पास में एक अलग से डिपार्टमेंट है उनके लिए जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किसने संयंत्रों के पास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ करार करना शुरू कर दिया है। तो इसमें सीधा से पूछा गया है कि किसने अपने प्लांट के पास में जो भी जो इंडस्ट्रियल प्रशिक्षण संस्थान है जहाँ के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है तो उनके साथ में एक एमओयू पर साइन करना शुरू कर दिया है। तो कौन से किसने किया है ये काम, तो ये किया गया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो पंजाब में कंपनी के नांगल प्लांट ने 12 ट्रेडों में युवाओं को ट्रेन करने के लिए आईटीआई नांगल के साथ में एक एमओयू पर साइन किया है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने, जो वहाँ के जो लोकल जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उनके साथ में एक एमओयू पर साइन किया है। और इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि जो इस प्लांट के पास के जो पास ही में रहने वाले जो युवा लोग हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग की दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ में उनको यहाँ पर रोजगार भी मिल सकेगा। ठीक है, तो वो अपने घर के पास में ही अब नौकरी कर सकेंगे। तो इसलिए इस एमओयू पर साइन किए गए हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में एक संकुचन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत की तेज विकास दर के साथ वापस आने का अनुमान है। ठीक है, तो हमको इसमें इतना बताना है कि फिच रेटिंग ने एक रेटिंग निकाली है जिसमें कि ये बताया है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अगले साल तक कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 9.5% तक वृद्धि दर होगी हमारी, कब, अगले साल के लिए। ठीक है, तो फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में एक
कॉन्ट्रैक्शन के बाद इंडियन इकोनॉमी अगले वित्त वर्ष में 9.5% की तेजी से बढ़ सकती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा फिच रेटिंग्स के अनुसार बताया है। तो फिच रेटिंग्स ने ऐसा कहा है कि कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि वापस हाई लेवल पर लौटने की संभावना है। तो 9.5% की दर से अगले साल हमारी जीडीपी की वृद्धि दर रहेगी। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है? तो हमको बताना है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ट्रूनेट मशीनों को वापस चालू करने का निर्देश दिया है। तो ये दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। अभी ये मशीनें राज्य में पहुंच रही है और इन मशीनों की मदद से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो जो कोविड-19 के पेशेंट्स की जो टेस्टिंग की जाती थी, तो उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए इस मशीन को राज्य में लाया गया है। और तत्काल कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट पता करने के लिए ट्रूनेट मशीनों की खरीद भी की गई है, जिससे कि हॉस्पिटल्स में मरीजों का इलाज जल्दी से शुरू किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो कौन सा राज्य वर्षा के साथ भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए राज्य के भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगा? तो हमको बताना है कि जहां पर भी ग्राउंड वाटर लेवल में जो कमी थी, वहां पर 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण किया जाएगा ताकि वाटर लेवल थोड़ा ऊपर आ सके। ठीक है, तो ये कौन से राज्य की सरकार ने किया है? तो ये किया है हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, तो हरियाणा सरकार वर्षा के साथ अंडरग्राउंड वाटर को फिर से भरने के लिए राज्य के अंडरग्राउंड जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेंगी। ठीक है, और इसमें जो भी पूरा खर्चा आएगा, तो उस पूरे खर्चे का 90% तो यहाँ की सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी का 10% किसानों से लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर धान की खेती की बेल्ट में अंडरग्राउंड वाटर लेवल 80 मीटर तक नीचे चला गया है और यदि समय पर इसका उपाय नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा ही नीचे जा सकता है अगर अभी इसका कुछ उपाय नहीं किया गया तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में लौटे आईटी पेशेवरों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किए गए एक जॉब पोर्टल का नाम क्या है? तो हमको बताना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहीं पर इनके राज्य में एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि आईटी प्रोफेशनल्स है उनके लिए बनाया गया है। तो इसका नाम हमको बताना है। तो इसका नाम है कर्मभूमि। ओके, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस लौटे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम मैंने आपको बता दिया अभी, क्या है? कर्मभूमि। तो लोग इस पोर्टल के माध्यम से आईटी कंपनी से जुड़ सकते हैं, उन आईटी कंपनी से जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल के थोड़े से मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ। तो पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क में पहला है बक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क, एक है जलदापारा नेशनल पार्क, एक है नेवरा घाटी नेशनल पार्क और एक है सुंदरबन नेशनल पार्क। आपने सुंदरबन नेशनल पार्क का नाम तो कई बार सुना होगा। तो ये कहाँ पर है? ये यहीं पर है, पश्चिम बंगाल में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध के लिए 1 साल से लेकर कितने साल तक की जेल की सजा वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो इसमें हमको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोवध के लिए 1 साल से लेकर कितने साल तक की सजा का प्रावधान किया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गोवध करने वालों को 10 साल तक की सजा दी जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध के लिए यानी कि गाय की हत्या करने वालों पर 1 से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ठीक, यानी कि जो भी अब गोवध करेगा उसको इतने साल की सजा दी जाएगी, यानी कि 10 साल की सजा और उसके साथ में 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो निम्न में से किसने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया है? तो हमको बताना है कि इसमें से किस मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया गया है, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं राज्य सरकारों को, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने पर यहाँ फोकस किया जाएगा, मतलब माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का यूज करके कम पानी से ज़्यादा पैदावार की जाएगी, यानी कि कम पानी से ज़्यादा पैदावार की जाएगी। तो यहाँ पर प्रति बूंद अधिक फसल का मतलब यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में ओयो होटल्स एंड होम के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमको बताना है कि ओयो होटल्स एंड होम के जो निदेशक मंडल थे उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो यहाँ पर अपॉइंट किया है स्टीव अल्ब्रेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी फोटो है और ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में विश्व प्रसिद्ध एक्सपर्ट हैं याद। ठीक है, तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में वर्ल्ड फेमस है, यानी कि वर्ल्ड फेमस एक्सपर्ट हैं। ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है, यानी कि ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं किसके? तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में सावित्री राठौर को निम्न में से किस हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हमको बताना है कि सावित्री राठौर, यहाँ पर इनकी फोटो भी है, तो इनको इसमें से किस हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है? तो इनको अपॉइंट किया गया है ओडिशा हाई कोर्ट का जज इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट थी पहले, यानी कि ये एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट थी और अब इनको ओडिशा हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है और ये थर्ड फीमेल है ओडिशा हाई कोर्ट में अब तक की, यानी कि तीसरी फीमेल है जो कि यहाँ पर हाई कोर्ट की जज बनी है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो हमको बताना है कि लोनार झील जिसके पानी का कलर पहले ब्लू हुआ करता था और अब इसका कलर गुलाबी हो गया है, यानी कि गुलाबी और थोड़ा हल्का लाल भी बोल सकते हैं। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो ये झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है और ये मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो झील है ये खारे पानी की झील है और ऐसा बताया जाता है कि इस झील का निर्माण, यानी कि इस झील का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इस झील का फॉर्मेशन हुआ था 50,000 साल पहले। और कैसे हुआ था इसका फॉर्मेशन? तो ये झील बनी थी एक उल्का पिंड के टकराने से और ऐसा माना जाता है कि उस उल्का पिंड का जो वजन था वो 10 लाख टन था, जिससे कि इतना बड़ा गड्ढा बना यहाँ पर। और अगर बात करें कि इसका रंग क्यों चेंज हुआ, तो आमतौर पर इस झील का जो कलर रहता है वो ब्लू कलर का होता है, यानी कि आसमान के कलर का रहता है और वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि इस झील का जो कलर चेंज हुआ है, यानी कि जो ब्लू से गुलाबी हुआ है, वो एल्गी यानी कि शैवाल की वजह से हुआ है। तो शैवाल की वजह से इसका कलर चेंज हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो हमको बताना है कि NIRF ने एक रैंकिंग निकाली है, तो उसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग निकाली है। तो हमको बताना है कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है किस कैटेगरी में? यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बैंगलोर। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून 2020 को निकाला था, यानी कि जारी किया गया था इस रिपोर्ट को कब? 11 जून 2020 को, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इंस्टीट्यूट को रखा गया था। और यहाँ पर अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात की जाए तो IIT मद्रास यहाँ पर टॉप पर है।
किसमें, ओवरऑल कैटेगरी में। और अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर आईआईसी बैंगलोर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि बाल श्रम विरोधी दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है। तो हमको बताना है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 12 जून को इसको मनाया जाता है। तो इस दिन की शुरुआत कब से हुई थी। तो इस दिन की शुरुआत हुई थी साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था थी जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो शुरुआत 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। और इस साल का इसका जो थीम रखा गया यानी कि 2020 का इसका जो थीम रखा गया है वो है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। ठीक है, तो इसका थीम क्या रखा गया है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। तो ये था इसका इस साल का थीम। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।